सिविलियंस में आप सभी का स्वागत है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो इंडियन ज्योग्राफी। ये पेपर 1 में हमें पढ़ना है और इसमें कुल 4 टॉपिक है, जिसमें से हमने एक टॉपिक पढ़ लिया था। अब हम दूसरे टॉपिक को शुरू करेंगे और दूसरे टॉपिक में भी हमने कुछ भाग देख लिए थे, जिसमें से पहला देखा था भौगोलिक विस्तार और हम देख रहे थे भारत की भूगर्भिक संरचना, जिसका पार्ट 2 आज हम अभी देखेंगे। और इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। तो देखिए, भारत का भौतिक भूगोल, जिसमें से हम अभी पढ़ेंगे भारत की भूगर्भिक संरचना का पार्ट 2। तो पिछले क्लास में हमने देखा था कि भारत को भूगर्भिक संरचना के आधार पर 3 भागों में बांटा गया था, जिसमें से पहला था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, जो कि सबसे पुरानी है। उसके बाद उत्तर की विशाल पर्वतमाला, फिर उत्तर का विशाल मैदान। तो हम लोगों ने पहला पढ़ लिया था दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। अब हम पढ़ेंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला और उत्तर का विशाल मैदान। और हमने देख लिया था कि पृथ्वी जो है पहले, उसमें एक ही भूमि थी जिसको पैंजिया कहा जाता था, और बाकी जो था वो पानी था, उसको पैंथलासा कहा जाता था। उसके बाद धीरे धीरे ये जो पैंजिया है वो टूटने लगी प्लेट विवर्तन के सिद्धांत के कारण। अर्थात पृथ्वी जो है, जिसमें जो भूमि है और जो पानी, वो प्लेटों पे है और ये प्लेट धीरे धीरे अलग होते हैं, तो इसी को प्लेट विवर्तन के सिद्धांत कहा जाता है, जिसको किसने दिया था? हैरी हेस ने। ये सब हम आज देखेंगे। तो ये पैंजिया जो है ये टूट के अलग होने लगी और उसके बाद ये 2 भागों में बट गई। ऊपर वाली ये हो गया अंगारा और नीचे वाला गोंडवाना। ये भूमध्य सागर बीच में था और भूमध्य सागर के दक्षिण में ही हमारा भारत स्थित था। और उसके बाद ये धीरे धीरे जाके अंगारा लैंड से टकरा गया। उसके बाद यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो हम अभी वही देखेंगे, उत्तर की विशाल पर्वतमाला, जिसमें कि हिमालय हमारा आता है। हमने पिछले क्लास में दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार के बारे में पढ़ा था, जिसमें से बहुत सारे चट्टानों के बारे में पढ़ा था। 6 प्रकार की, आर्कियन क्रम की, धारवाड़ क्रम, फिर कोडप्पा क्रम, विंध्यन क्रम, गोंडवाना क्रम और दक्कन ट्रैप। जिसमें से आर्कियन क्रम की जो चट्टानें थी ये बहुत ही पुरानी चट्टानें थी और इसका निर्माण पृथ्वी के शीतलीकरण से हुआ था और इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता था और इसका आर्थिक महत्व बहुत ही कम था, क्योंकि इससे खनिज निकालना जो होता था उसकी लागत ही बहुत ज़्यादा आ जाती थी। उसके बाद धारवाड़ क्रम की चट्टानें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत ही सारे खनिज पाए जाते थे, जैसे कि सोना हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, मैग्नीज। और इसका जो नाम था वो कर्नाटक के धारवाड़ जिले में इसका मात्रा अधिक पाया जाता है, जिसके कारण इसका नाम धारवाड़ क्रम की चट्टानें पड़ा। उसके बाद कोडप्पा क्रम की चट्टानें थी, फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें, जिसमें कि चूना पत्थर, बलवा पत्थर, डोलोमाइट इत्यादि पाए जाते थे। फिर गोंडवाना क्रम की चट्टानें, इसमें ये कोयला महत्वपूर्ण है और कोयला जो है ये परतदार चट्टानें हैं और इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं गोंडवाना क्रम की चट्टानों में। उसके बाद हमने पढ़ा था दक्कन ट्रैप की चट्टानें। ट्रैप मतलब सीढ़ीनुमा आकार। उसके बाद इसका निर्माण हुआ था बेसाल्ट युक्त लावा के सीढ़ीनुमा संरचना के जमने से और इसका निर्माण हुआ था क्रिस्टेशियस कल्प में। और राजमहल ट्रैप जो है उसका निर्माण जुरासिक कल्प में ही हो गया था। राजू करके हमने याद किया था, रा से राजमहल ट्रैप और जू से ये जुरासिक कल्प। तो प्रायद्वीपीय पठार हमने पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार का महत्व। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे उत्तर का विशाल पर्वतमाला, उत्तर भारत का विशाल पर्वतमाला। तो मैंने प्रायद्वीप मतलब नहीं बताया था, आज मैं बता देती हूँ। जो प्रायद्वीप होता है वो किसे कहा जाता है? तो ऐसा क्षेत्र जो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। तो हमारा जो भारत है उसका जो दक्षिणी भाग है, जिसे प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, वो 3 ओर से पानी से घिरा हुआ है। समुद्र से, एक इधर से अरब सागर, इधर से बंगाल की खाड़ी और इधर से हिंद महासागर। हमारा भारत इस प्रकार है, देखिए। तो ये जो एरिया है इसका तीनों भाग ये पानी से घिरा हुआ है, इसी कारण इसे प्रायद्वीपीय कहा जाता है। तो इसी कारण हम इसे प्रायद्वीपीय भारत का कहते हैं। आगे इसमें देखते हैं प्रायद्वीपीय पठार का महत्व में।
दक्कन के पठार के सीढ़ीनुमा संरचना के कारण यहाँ अनेक जलप्रपात पाए जाते हैं जिससे यहाँ विद्युत की संभावना है। अनेक तालाब अर्थात बांध भी बनाए जाते हैं इसमें। तो वो क्यों? सिंचाई के लिए। तो सिंचाई के लिए बांध भी है, यहाँ पे तालाब भी हैं, और ये सीढ़ीनुमा संरचना है जो प्रायद्वीपीय भारत का दक्कन का पठार है, जिसके कारण से अगर यहाँ से नदी पार होगी तो वो इस प्रकार गिरेगी। तो इसी कारण यहाँ पे वाटरफॉल अर्थात जलप्रपात पाए जाते हैं। दक्कन के अपरदन से उपजाऊ काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो देखिए, जो दक्कन का पठार है वो लावा से बना है, और लावा से बनने के बाद वो बेसाल्ट चट्टानों में परिवर्तित हो गई है, और बेसाल्ट चट्टानों के कारण ही जो यहाँ की मिट्टी है उसका रंग काला हो गया है। तो जिस कारण से यहाँ की मिट्टी काली मिट्टी है, और काली मिट्टी में कपास बहुत ही ज़्यादा उगाया जाता है, और झारखंड में सबसे ज़्यादा चना और गेहूँ उगाया जाता है काली मिट्टी में। तो दक्कन का ट्रैप जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है वो एरिया हो गया महाराष्ट्र का, थोड़ा थोड़ा गुजरात का दक्षिणी भाग, उसके बाद कर्नाटक, और कुछ मात्रा में तमिलनाडु भी आ जाएगा। तो जो दक्कन ट्रैप है वो भारत के पश्चिम में स्थित है, इधर लगभग इधर। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है। तो भारत के जो प्रायद्वीपीय भारत है, इधर पश्चिमी घाट है और इधर पूर्वी घाट है। पश्चिम साइड में पश्चिमी घाट और पूरब साइड में पूर्वी घाट। तो ये जो पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पश्चिमी घाट के उच्च ताप, अधिक वर्षा एवं ऊंचाई वाले क्षेत्र में लैटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है, जो चाय, कॉफ़ी, मसाले के लिए उपयुक्त है। यहाँ सदाहरित वन मिलते हैं। तो ये वाला जो भाग है थोड़ा ऊंचा है, क्योंकि यहाँ पे ज्वालामुखी का जो उद्गार हुआ था उसी के कारण जो लावा फैली थी यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में फैली थी, जिस कारण ये वाला भाग बहुत ही ऊंचाई पे हो गया है और इधर थोड़ा नीचे। तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है और पश्चिमी घाट ऊंचाई पे हो गई, जिसके कारण यहाँ पे ताप भी बहुत ज़्यादा होगा और वर्षा भी बहुत अधिक होगी, जिसके कारण यहाँ पे लैटराइट मिट्टी का निर्माण होगा। और मैंने बताया था झारखंड के क्लास में कि लैटराइट मिट्टी का निर्माण कैसे होता है। जब यहाँ पे मान लीजिए ये भूमि है और यहाँ पे बहुत सारी मिट्टी है, यदि यहाँ पे वर्षा होती है बहुत ज़्यादा ही मात्रा में, तो ये जो मिट्टी है ये अंदर चल जाएगी और यहाँ के जो कण है, बालू पत्थर के कण, वो ऊपर ही रह जाएंगे, कंकड़ पत्थर, जिसके कारण यहाँ पे लैटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। और इस प्रकार की मिट्टी में चाय, कॉफ़ी, मसाले उगाए जाते हैं। और यहाँ पे सदाहरित वन मिलता है। सदाहरित वन इसलिए क्योंकि यहाँ पे ताप बहुत ज़्यादा है और वर्षा बहुत अधिक होती है। उसके बाद आगे है प्रायद्वीपीय पत्थर नहीं, यहाँ पठार होगा। प्रायद्वीपीय पठार के शेष भाग जहाँ लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, मोटे अनाज, तंबाकू आदि के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे के लिए उपयुक्त है। तो ये वाला हो गया हमारा प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ से यहाँ तक। तो इस वाले क्षेत्र में यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है और बाकी जहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, ये वाला भाग, यहाँ पे मोटे अनाज और तंबाकू ये सब उगाया जाता है। देखिए आंध्र प्रदेश यहाँ पे है और इसमें यहाँ पे लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसके कारण यहाँ पे तंबाकू बहुत ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। इसीलिए यहाँ पे तंबाकू शोध केंद्र है। तंबाकू शोध केंद्र जो कहाँ है, आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में। राजमुंद्री यहाँ हो जाएगा राजमुंद्री। तंबाकू शोध केंद्र कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश के राजमुंद्री में, ये याद रखिएगा। उसके बाद है सर्वाधिक खनिज भंडार। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। तो ये हमने झारखंड में पढ़ा ही है कि छोटा नागपुर का जो पठार है उसे भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और मैंने यहाँ पे ट्रिक लिखा है, पठार मतलब खनिज। जहाँ आपको पठार मिल गया वहाँ तो खनिज मिलेगा ही, ये आपको याद रखना है। कोई भी पठारी इलाका हो वहाँ पे खनिज बहुत मात्रा में मिलता है। तो हमारा जो छोटा नागपुर का पठार है यहाँ भी बहुत ज़्यादा ही खनिज मिलता है, जिस कारण यहाँ इसको भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। और रत्न गर्भा भी,
ये भी पढ़ा होगा हमने, मतलब आपने, झारखंड के इकोनॉमिक्स में। अब हम देखेंगे उत्तर की विशाल पर्वतमाला। उत्तर की अर्थात ये जो भारत है हमारा, इस प्रकार मान लीजिए भारत है, वैसे तो बना नहीं, तो मान लीजिए ये भारत है और इसके उत्तर में यहाँ पे एक विशाल पर्वतमाला है, बहुत ही बड़ा, जिसका नाम है हिमालय। तो हिमालय का मतलब हम लोग समझ लेते हैं। तो आलय मतलब क्या होता है? कहीं भी रहने का स्थान, अर्थात घर, घर जैसा समझ लीजिए, घर आलय हो गया। और किसका घर? तो हिम का। तो यहाँ पे बहुत ही मात्रा में बर्फ़ पाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा, तो उसी को बोलेंगे हिम का आलय, अर्थात हिमालय। तो ये हो गया हिमालय। तो हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। तो हिमालय का निर्माण तो ऐसे नहीं हुआ है। पहले हमारा भारत जो था वो कहाँ था? नीचे, ये पृथ्वी हो गया, ये भूमध्य रेखा, और यहाँ पे गोंडवाना लैंड, तो यहीं पे हमारा भारत था। तो ये धीरे 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 करोड़ों वर्षों के बाद ऊपर के अंगारा लैंड से जाके और यूरेशियन प्लेट से जाके टकराया, उसके बाद यहाँ पे हिमालय का निर्माण हुआ। तो वही लिखा है, हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ है। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत एवं हैरीहेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। तो जो भूसन्नति सिद्धांत है वो किसने दिया? कोबर ने। और जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है किसने दिया? हैरीहेस ने। तो पहले हम कोबर का सिद्धांत समझ लेते हैं। इसको हम जूम कर लेते हैं ताकि यहाँ पे समझाने में आसानी होगा। तो मान लीजिए ये कोई भूमि है दोनों, और यहाँ बीच वाली भी भूमि है। तो जब इधर से नदियाँ, मतलब इस भूमि से भी और इधर से भी नदियाँ गिरती है, तो ये अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लेके आती है। और ये जो दोनों साइड की नदियाँ हैं यहाँ पे आके गिरती है, तो इधर का जो एरिया है और इधर का, इसमें बहुत ही ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर हो गया इधर। उसके बाद तो प्रेशर इधर भी पड़ने लगेगा। ये धीरे धीरे जो इस तरह था, इसका आकार इस तरह होने लगेगा, वी शेप जैसा, क्योंकि जो नदियाँ हैं अपने साथ बहुत सारे अवसादों को लाके, अर्थात अवसाद मतलब कचड़ा भी बोल सकते हैं, गाद बोल सकते हैं, या गीला मिट्टी को लाती है और यहाँ पे भरती है। उसके बाद यहाँ से जो प्रेशर जनरेट होता है और इधर से भी इसको ऊपर उठा देता है। तो कोबर ने यही सिद्धांत दिया कि जब यूरेशियन प्लेट एवं इंडियन प्लेट साथ आ गई थी, तो इधर यूरेशियन प्लेट की और इधर इंडियन प्लेट की जो नदियां हैं, इस प्रकार से ये दोनों इस जगह को भर दी, और यहाँ से जो निर्माण हुआ, यहाँ से प्रेशर के कारण ये भाग उठ गया और यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। ये था कोबर का सिद्धांत। उसके बाद ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत देख लेते हैं जो हैरीहेस ने दिया है। तो देखिए, ये हो गया हमारा पृथ्वी, और यहाँ पे मान लीजिए ये सब महाद्वीप के प्लेट हैं। तो जब ये प्लेट गति करके ये इधर और ये इधर, ये मान लीजिए यहाँ पे यूरेशियन प्लेट है और ये इंडियन प्लेट, तो ये दोनों गति करके, ये तो यहीं पे था, मतलब ये थोड़ा थोड़ा गति करके, और ये भी जो है इधर जाके इससे टकरा गया। तो जब ये टकरा गया और इधर से भी ये टकरा गया, तो इस प्रकार से इसका दोनों का आगे का भाग ऐसे उठ गया, तो जिससे हिमालय का निर्माण हुआ। तो यही था हमारा प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, और इसको हम लोग जो पढ़ेंगे डीप से, वो हम लोग मेंस में पढ़ेंगे, तब हम इसे और भी अच्छे से विस्तार से समझेंगे। उसके बाद आगे है नोट में, छिछला जल वाला क्षेत्र भूसन्नति कहलाता है। छिछला मतलब हो गया ऐसे सपाट बोल सकते हैं, मतलब गहरा नहीं होना चाहिए,
ये ऊपर वाला भाग जो हो गया वो छिछला हो गया, तो छिछला वाला क्षेत्र भूसन्नति कहलाता है। उसके बाद आगे है कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है। कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना कहा है, ये सिर्फ आपको एक लाइन में याद रख लेना है। तो देखिए ये है यूरेशियन प्लेट हमारा पूरा ऊपर वाला, ये जो दिख रहा है, और ये इंडियन प्लेट, ये बहुत ही करोड़ों वर्ष के बाद जाके भूमध्य रेखा से पहले पार हुई, ये हो गया भूमध्य रेखा। ये भूमध्य रेखा से पार होने के बाद जाके धीरे धीरे हाँ यूरेशियन प्लेट से टकरा गई और यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। उसके बाद हम आगे देखते हैं। कोबर के अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति थी, जो उत्तर की अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड के पृथक करने से बनी, जो गोंडवाना लैंड को पृथक करती है। तो कितने करोड़ वर्ष पहले? 7 करोड़ वर्ष पहले हिमालय के स्थान पे क्या था? टेथिस सागर। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया था पिछले क्लास में भी कि जब अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड अलग हुआ तो इस जगह पे टेथिस सागर का निर्माण हुआ। तो जब ये क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय भारत हमारा जब यूरेशियन प्लेट से टकराया तो इस जगह पे टेथिस सागर थी, जिसका निर्माण ये अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड के अलग होने से हुई थी। तो इस जगह पे अब इंडियन प्लेट आ गई और यहाँ पे हिमालय पर्वत बन गया। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति अर्थात टेथिस सागर था, जो कि उत्तर के अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से अलग करती है। इन दोनों के अवसाद टेथिस भूसन्नति में जमा होते गए एवं अवसादों के लगातार जमाव के कारण, यहाँ पे होगा जमाव के कारण दबाव बढ़ने लगा। तो ये मैंने समझा दिया अभी। उसके बाद आगे है, जिसके परिणाम स्वरूप इन अवसादों ने वलित पर्वत का रूप धारण कर लिया। अब समझिए जो वलित पर्वत है ये किसे कहा जाता है? तो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं ये याद रखना है कि वलित पर्वत उसे कहा जाता है जिसकी ऊंचाई हमेशा बढ़ती रहती है। तो अभी हिमालय की ऊंचाई जो कितनी थी? 8,848 मीटर। तो ये बढ़ के कितनी हो गई अभी? 8,848.86 मीटर। इसकी ऊंचाई में लगातार वृद्धि हो रही है हिमालय की। तो इसी कारण हिमालय भी वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। तो ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कि हिमालय किस प्रकार की पर्वत है, तो ये वलित पर्वत। उसके बाद आगे है, इस प्रकार क्युनलुन या फिर कुनलुनसांग एवं हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ है। कुनलुनसांग अर्थात मैं दिखा रही हूँ तो जो ये हमारा भारत है इसके ऊपर में यहाँ पे कुनलुनसांग नामक पर्वत है, कुनलुनसांग। और ये हो गया हमारा हिमालय पर्वत श्रेणी, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा नीचे चल जाएगा, ये बीच वाला भाग को छोड़ के पूरा नीचे। और इधर से ये जो देख रहे हैं आप, एक मिनट, यहाँ पे ये हिंदकुश पर्वत है। और ये तीनों जहाँ मिलती है, ये कुनलुनसांग और ये हिंदकुश और ये हमारा हिमालय पर्वत, ये जहाँ पे मिलती है यहाँ पे क्या बनता है? पामीर नॉट। पामीर नॉट अर्थात पामीर की गांठ। और यहाँ है यही वाला पामीर का पठार है जो दुनिया की सबसे बड़ी पठार है। बड़ी पठार, पामीर का पठार। तो देखिए ये हो गया अंगारा लैंड और इसकी जो नदियां हैं वो आके यहाँ पे गिरती थी और इधर से भी जो नदियाँ ये भी यहाँ पे जाके गिरने लगी। उसके बाद यहाँ पे जो अवसाद हुए और इन दोनों प्लेटों का जो प्रेशर था वो नीचे से इसे दबाव बना रहा था और ये वाला बीच वाला भाग इस प्रकार उठ गया
जिस कारण से यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हो गया। ये देखिए टेथिस भूसन्नति का यहाँ पे हो गया, इधर से नदियाँ आके गिरने लगी, यहाँ पे अवसाद बना और इधर से प्रेशर जो पड़ा इसके कारण ये उठ गया। ये कोबर ने दिया था टेथिस भूसन्नति का सिद्धांत, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आगे है वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित क्षेत्र तिब्बत पठार नाम से जाना जाने लगा। तभी मैंने बताया कि कौन वाला एरिया, जो इधर से हिंदकुश, इधर से हिमालय और ऊपर से कुनलुनसांग पर्वत जो आता है, उसके बाद ये मिल के यहाँ पे तीनों पामीर का पठार का निर्माण करता है। और ये वाला पूरा क्षेत्र जो हो गया ये तिब्बत था। यहाँ पे तिब्बत नाम का देश जो अभी चीन के कब्जे में है, तो इसे ही तिब्बत का पठार कहा जाता है। उसके बाद आगे है वर्तमान समय में प्रतिपादित प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करती है। तो जो कोबर सिद्धांत है वो वाला सिद्धांत नहीं, जो ये विवर्तनिकी सिद्धांत है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, जिसे किसने दिया? हैरी हेस ने दिया। हैरी हेस, ये भी आपको याद रखना है कि प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किसने दिया? हैरी हेस ने। तो यही सिद्धांत जो है अभी माना जाता है कि दो प्लेट आपस में टकराई और उसके बाद ये जो दोनों का टक्कर हुआ, उसके बाद ये दोनों इस प्रकार ऊपर उठ गई, जिसके कारण यहाँ पे हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। और ये अभी भी यही माना जा रहा है कि ये जो प्लेट है और ये प्लेट है दोनों और ज़्यादा करीब आ रही है, जिसके कारण हिमालय पर्वत का जो ऊंचाई है वो बढ़ती ही जा रहा है लगातार। अब मैंने शायद यहाँ पे पीछे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की जगह हिमालय बोल दिया, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट होगा। तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई आप देख रहे हैं कि लगातार बढ़ते जा रही है, तो इसीलिए आप बोल सकते हैं कि पूरा जो हिमालय है वो वलित पर्वत है। इसके बाद आगे है इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट की और भारतीय प्लेट उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुआ। ये जो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत है उसके अनुसार 7 करोड़ वर्ष पहले जो यूरेशियन प्लेट है ऊपर वाला, और यहाँ से जो इंडियन प्लेट, भारतीय प्लेट जाके दोनों ऊपर, मतलब ये पूरब दिशा में गतिशील हुई, उसके बाद इससे टकरा गई। इस प्रकार जैसे मैंने यहाँ पे बताया, तो ये सब जो लिखा है मैंने पहले ही बता दिया है। आगे है 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिनसे तेथिस से अवसादों में वलन पड़ने लगा एवं हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। ये सब मैंने बता दिया है। उसके बाद 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। सभी श्रृंखलाएं अर्थात हिमालय की जो 4 श्रृंखलाएं हैं, पहला है ट्रांस हिमालय, उसके बाद है बृहद हिमालय, उसके बाद है लघु हिमालय, उसके बाद है शिवालिक हिमालय। तो ये जो चारों हिमालय श्रृंखलाएं हैं हिमालय की, वो आकार ले चुकी थी। तो इन सभी श्रृंखलाओं के बारे में हम भारत का भौतिक प्रदेश वाले टॉपिक में पढ़ेंगे विस्तार से। फिर आगे है शिवालिक का निर्माण इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ है। ये जो कल्प है अभी इसको आप ध्यान में मत दीजिए, जब हम लोग इसे पढ़ेंगे तब हमें समझ में आ जाएगा, और ये चैप्टर हम लास्ट में करेंगे। तो शिवालिक का निर्माण कब हुआ? प्लायोसीन कल्प में, और इन दोनों श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से। फिर आगे है हिमालय वास्तव में अभी भी एक युवा पर्वत है जिसका निर्माण कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, अर्थात ये अभी तक और भी ऊंचा होते जा रहा है। इधर से यूरेशियन प्लेट, इधर से इंडियन प्लेट, दोनों प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के द्वारा एक दूसरे को धकेल रही है और ये ऊंचा होते जा रहा है। तो इसीलिए इसे नया पर्वत कहा जा रहा है, युवा पर्वत, और इसका निर्माण अभी तक हो ही रहा है। उसके बाद आगे है हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर होते मार्ग परिवर्तन एवं पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाले झील निक्षेप करेवा हिमालय के उत्थान के अभी तक जारी रहने का प्रमाण है। ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको आपको ध्यान नहीं देना होगा। अब हम पढ़ते हैं हिमालय का महत्व। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। देखिए जो ये उपमहाद्वीप है ये किसे कहा जाता है? तो उपमहाद्वीप जो होता है वो महाद्वीप का ही एक पार्ट होता है, जिसका जो सीमा है वो प्राकृतिक
कारक से ही घिरा रहे चारों तरफ से। तो हमारा जो भारत है वो चारों तरफ से प्राकृतिक कारक से ही घिरा हुआ है। पहला इधर से जो है वो हिमालय है, और इधर से हिंदुकुश पर्वत, और जो इधर से है दक्षिण से, इधर दक्षिण, इधर पश्चिम और इधर पूरब, इधर से सागर से घिरा हुआ है। तो हिमालय हमारा चारों तरफ से एक प्राकृतिक क्षेत्र से घिरा हुआ है, जिसके कारण भारत को हम उप महाद्वीप के क्षेत्र में रखते हैं, और ये महाद्वीप का एक छोटा पार्ट हो गया, तो उप महाद्वीप। हिमालय भारतीय उप महाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। तो देखिए ये प्राकृतिक भी बनाता है सीमा, क्योंकि ये खुद एक पहाड़ है, और राजनीतिक अर्थात ये चीन से भारत को अलग करता है। उसके बाद आगे है, इसकी भौगोलिक परिस्थिति के कारण भारतीय उप महाद्वीप को शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बनाता है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, इधर से हिंदुकुश पर्वत हो गया, इधर से हिमालय हो गया, इधर से तीनों साइड से सागर हो गया, अरब सागर, फिर हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी सागर। ये भारत को पूरी तरह से अलग बनाता है, एशिया में पूरी तरह से अलग। देखिए यहाँ पे ये भारत है हमारा, और इधर से हो गया हिंदकुश, हिमालय, और इधर से तीनों सागर। हिमालय जो है वो भारत की जलवायु को निर्धारित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैसे? तो देखिए ये ध्रुवों की ठंडी हवाओं को रोकता है और प्रहरी का काम करता है, तथा मानसून को भी रोकता है। तो एक मिनट यहाँ पे देख लीजिए मैप में। तो ये हमारा भारत हो गया, यहाँ पे हिमालय पर्वत हो गया। अगर यहाँ पे हिमालय पर्वत नहीं रहता तो यहाँ जो रूस है ऊपर में यहाँ पे, तो ये जो रूस से जो ठंडी हवा है वो यहाँ पार कर जाती भारत को, और यहाँ के लोग ठंडी में रहते हैं, और भारत के लोगों को ठंडी झेलने की उतनी आदत नहीं है, माइनस टेम्परेचर चल जाता है वहाँ का। तो हिमालय जो है एक प्रहरी का काम करता है, और उधर से आने वाली, साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है। और ऊपर से ये मानसून जो इधर से आती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून, ये इधर से जाती हुई इस हिमालय पहाड़ से टकराती है और भारत में वर्षा कराती है। ये इसे भी रोकता है, उधर जाने नहीं देता। अगर ये उधर चल जाता मानसून हमारा, तो भारत में वर्षा नहीं हो पाती। और हिमालय के हिम पिघलने से नदियों में साल भर जल भरा हुआ रहता है। तो हिमालय में बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है, तो जिसके पिघलने से नदियों में जल हमेशा रहता है। हिमालय की नदियाँ बड़ी मात्रा में अपने साथ अवसाद मिलाती है, जिनसे उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। तो हिमालय पर्वत, इससे बहुत सारी नदियाँ बहती है, तो ये जो है अपने साथ अवसाद को मिलाती है, और उत्तर भारत के मैदान में नई जलोढ़ मिट्टी लाती है, जिससे वहाँ का मैदान हमेशा उपजाऊ बना रहता है, और वहाँ से खेती बहुत अच्छी मात्रा में हो पाती है। उसके बाद है, अनेक धात्विक खनिज पाया जाता है। कारगिल क्षेत्र में एंथ्रासाइट कोयला मिलता है। तो जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पे वही एकमात्र जगह है जहाँ पे एंथ्रासाइट प्रकार का कोयला मिलता है, जो कि बहुत ही सर्वश्रेष्ठ गुण का कोयला होता है, और बाकी भारत के एरिया में ये कोयला नहीं पाया जाता है। आगे है, दुर्लभ जड़ी बूटी मिलती है यहाँ पे हिमालय पर्वत में। उसके बाद आगे है, उत्तर का विशाल मैदान। तो जो हिमालय है और इधर प्रायद्वीपीय भारत, और यहाँ बीच वाला जो हो गया, ये हो गया मैदान। तो यही हो गया उत्तर का विशाल मैदान। इनका निर्माण टर्नरी, यहाँ पे कार्टरनी होगा, कार्टरनरी नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसिन एवं हॉलीसिन कल्प में हुआ है। तो देखिए यहाँ फिर से कल्प आ गया, ये कल्प को आपको नहीं देखना है, इनको हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो इनका निर्माण कार्टरनरी नियोजोइक महाकल्प के प्लीस्टोसिन एवं हॉलीसिन कल्प में हुआ है। यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना, तो ये एक कल्प है, तो उस टाइम उत्तर का विशाल मैदान का निर्माण हुआ था। उसके बाद यह भारत की नवीनतम भूगर्भिक संरचना है, तो सबसे नया जो संरचना है यही है भारत का ये मैदान। फिर आगे है, टेथिस भूसन्नति के निरंतर
संकरा व छिछला होने एवं हिमालयी व दक्षिणी भारतीय नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। तो इधर से टेथिस भूषण नदी और इधर से जो हमारा दक्षिण भारत है, प्रायद्वीपीय पठार, उधर से लाई हुई नदियों के जो अवसाद है और इधर से भी जो नदी है उसके अवसाद से यहाँ पे जो मैदान का निर्माण हुआ है उसी को उत्तर भारत का मैदान कहा जाता है। तो इन्हीं अवसादों के जमाव के कारण यह मैदानी भाग निर्मित हुआ है। उसके बाद है इसके पुराने जलोढ़ को बांगर एवं नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है। ये मैंने पहले भी बताया था कि पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर और नए को खादर कहा जाता है। तो भंगार से याद रखेंगे, भंगार पुराना चीज़ होता है, तो भंगार से बांगर ये पुराना जलोढ़ मिट्टी और उसके अपोजिट खादर जिसे नया जलोढ़ मिट्टी कहा जाएगा। इस मैदानी भाग में प्राचीन वन प्रदेशों के दब जाने से कोयला और पेट्रोलियम के क्षेत्र मिलते हैं। तो यहाँ पे बहुत ही सारा जो पहले वन था वो सब दब चुके हैं, तो जिस कारण से इसे अगर खोदा जाएगा तो बहुत ही मात्रा में कोयला और पेट्रोलियम मिलेगा। अब हम इन मैदानी भागों का महत्व देखते हैं। तो बृहद जनसंख्या के जीवन का आधार ये मैदानी भाग है, क्योंकि यहाँ पे जो उपजाऊ मिट्टी है इनसे बहुत ही अच्छी मात्रा में कृषि होती है, जिस कारण से ये बृहद जनसंख्या, बहुत ही जो घनी जनसंख्या है उसका जीवन का आधार है। अत्यधिक उपजाऊ विभिन्न प्रकार की फसलें, तो ये अत्यधिक उपजाऊ है जिस कारण से यहाँ पे विभिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। कृषि आधारित उद्योग के लिए कच्चा माल प्राप्त होता है। अब यहाँ कृषि बहुत अच्छी मात्रा में होती है, तो जिस कारण से कृषि आधारित उद्योग जो है उसके लिए यहाँ से कच्चा माल भी प्राप्त हो जाता है। समतल होने के कारण इस क्षेत्र में सड़क रेल परिवहन का विकास आसानी से किया जा सकता है। तो ये जो ज़मीन है वो बहुत ही समतल है, जिस कारण से यहाँ पे रेल का भी विकास हो सकता है, रेल मार्ग और सड़क का भी। अगर ये पठारी ज़मीन होती है, फिर ऊंची नीची ज़मीन होती है, तो यहाँ पे हम रेल का विकास भी नहीं कर पाते सही से और ना ही सड़क का, मतलब बहुत ही कठिनाई होती। परंतु ये समतल है जिस कारण से हमें सड़क और रेल परिवहन विकास करने में आसानी मिलती है। तो देखिए जो ये वाला क्षेत्र है, ये जो पूरा ऑरेंज कलर का जो दिख रहा है आपको, ये हो गया हमारा उत्तर भारत का विशाल मैदान। यहाँ पे खेती बहुत अधिक मात्रा में होती है। यहाँ पे पंजाब, यहाँ पे हरियाणा गेहूँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में उगाया जाता है। यहाँ पे ये हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद ये बिहार वाला पूरा इलाका, फिर पश्चिम बंगाल, चावल की खेती बहुत ज़्यादा की जाती है यहाँ पे। उसके बाद असम हो गया और ये हमारा राजस्थान, यहाँ मोटे अनाज की खेती। तो इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो गया, भारत की भूगर्भिक संरचना। अब हम पढ़ेंगे अगले क्लास में भारत का भौतिक प्रदेश। और आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।